अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सारा कंटेंट आपको बुक के पीछे से नहीं मिलेगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनका कंटेंट हमें खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, या वो हम नोट्स से देखेंगे या की बुक्स वगैरह से देखेंगे, वहाँ से हेल्प लेंगे। तो फिलहाल चंद एक गाइडलाइंस ताकि हम इसको जो है वो कंटिन्यू कर सकें, अपने चैप्टर को इसको कंप्लीट कर सकें और फिर चैप्टर नंबर 8 पे जो है वो हम सक्सेसफुली मूव कर जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम टू असाइन अ ग्रेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। द ग्रेडिंग सिस्टम फॉलोज दीज क्राइटेरिया। अगर किसी के परसेंटेज 90 या 90 से अबव है तो ए प्लस ग्रेड देंगे। अगर किसी की परसेंटेज 80 से लेकर 89 के दरमियान है तो ए, 70 से 79 तो बी, 60 से 69 तो सी, और अगर 60 से बिलो है तो उसको एफ ग्रेड देंगे। इट मीन्स दैट कि ये कह रहा है कि अगर 60 से बिलो मार्क्स है आपके 60% से, तो हम उस स्टूडेंट को क्या करेंगे, फेल यानी कि एफ उसका ग्रेड जो है वो असाइन करेंगे। चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर लाजमी तौर पे हमें डिस्कस करनी चाहिए वो ये कि यहाँ पर उसने जो रेंज दी हुई है ना वो इस तरीके से दी हुई है। ये बड़ा अनक्लियर सा क्वेश्चन है। जैसे कि अगर लेट्स सपोज मैं 90 और 90 से अबव को एक कैटेगरी में डील कर रहा हूँ, उसके बाद 80 से लेकर 89 तक, ठीक है, डेफिनेटली 89 और 90 के दरमियान में भी फिगर जो है वो होते हैं हमारे पास 89.1, 89.2, और परसेंटेज तो पॉइंट में भी आती है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो राउंडेड फिगर की बात कर रहा है, होल नंबर की बात कर रहा है कि या तो 89 आएगा, 89 के बाद एग्जैक्ट 90 आएगा, दरमियान वाला डिजिट हमारे पास अशारिये में कोई फिगर नहीं आएगा। एक चीज ये क्लियर कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये कि इसमें वो मार्क्स की बेस पे कह रहा है। क्वेश्चन में उसने बोला है मार्क्स का वर्ड, जबकि मोस्टली ग्रेड जब हम असाइन करते हैं तो वो हम परसेंटेज के लिहाज से करते हैं। तो यहाँ पर एक ये भी क्यूरी रह जाएगी, यानी कि ये अनक्लियर क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम मार्क्स की बेस पे बात करें तो ठीक है जी, फिर आप एक सब्जेक्ट में से आउट ऑफ 100 में से मार्क्स किसी को असाइन करो 2, और उसकी बेस पे उसको फिर आगे उसके क्राइटेरिया की बेस पे फिर आप उसको कोई ग्रेड असाइन कर दो। तो ये थोड़ी सी चीज अनक्लियर है कि हमें मार्क्स की बेस पे करना चाहिए या परसेंटेज की बेस पे करना चाहिए। तो आप लोगों के पास चॉइस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो परसेंटेज लिखेंगे, यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पे भी परसेंटेज लिखी है, नेक्स्ट कंडीशन में भी परसेंटेज और परसेंटेज की बेस पे ही मैंने बनाया। लेकिन परसेंटेज तो फिर हमें खुद कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी, हम तो स्टूडेंट से सिर्फ मार्क्स ही लेंगे, तो फिर परसेंटेज कैसे निकलता है? वो तो सिंपल है कि हम किसी भी स्टूडेंट जो है वो उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स पूछेंगे, उन ऑब्टेन्ड मार्क्स को हम टोटल पे डिवाइड करेंगे और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अगर कोई ये स्टेप इन्वॉल्व करना चाहता है दरमियान में तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर परसेंटेज की जगह पे क्या लिखेगा, मार्क्स। क्योंकि अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट ही नहीं कर रहे तो भाई अगर तो आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो फिर आप यूजर से क्या करो, इनपुट में मार्क्स लो और स्टेप नंबर 3 पे ये कंडीशन लगाने की बजाय पहले आप ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज कैलकुलेट करो, और उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे, यानी कि ये स्टेप नंबर आपका 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6 एंड ऑनवर्ड, ये 10 स्टेप पे जो खत्म हो रहा है, ये 11 स्टेप पे खत्म होगा। तो फिर आप परसेंटेज को कैलकुलेट कर लीजिए। अदरवाइज जहां जहां पे मैंने परसेंटेज लिखा है वहां पे आप मार्क्स लिख लें, दोनों चीजें अभी चल जाएंगी, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, इसके अलावा हमें उसने कहा है कि एल्गोरिथम बनाएं। अब देखिए यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन, तीसरी जो यहाँ पर एम्बिग्विटी है वो ये है कि हमें एल्गोरिथम बनाना है या सूडो कोड बनाना है। मैंने यहाँ पे सूडो कोड लिखा है। अगर मैं लार्प पे इसको चलाऊंगा तो लार्प पे ये नहीं चलेगा। उस सॉफ्टवेयर पे आपको पता है इनपुट का कीवर्ड नहीं चलता, उसके ऊपर प्रिंट का कीवर्ड नहीं चलता, वहां पे तो राइट मैसेज के लिए, रीड इनपुट लेने के लिए हम लोगों ने तो इस तरह के कीवर्ड्स पढ़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन अनक्लियर रह जाएगा। लेकिन मैंने फिलहाल यहाँ पे सूडो कोड ही इसका बनाया, क्योंकि वहां पे उसका भी मतलब यही है, क्योंकि वो लार्प पे चलाने का नहीं कह रहा, इसलिए आप इसको इजी होकर रिलैक्स होकर जो है वो सूडो कोड के लोग तौर पे लेके चलेंगे। फिलहाल जहां जहां पे परसेंटेज है वहां पे आप मार्क्स कंसीडर कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले हम इस एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट में लेंगे जी यूजर से मार्क्स। जब हमने उससे मार्क्स पूछ लिए, कंडीशन लगाना शुरू कर देंगे। इफ मार्क्स, आप इसको रिप्लेस कर लोगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, यानी कि इक्वल टू 90 का मतलब है 90 पे भी क्लियर हो गया, और ग्रेटर देन का मतलब है 91, 92 सारे कंडीशंस। तो फिर हमने क्या प्रिंट करना है, देन प्रिंट क्या कर दें जी, ए प्लस ग्रेड। अगर लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स ए प्लस नहीं है, यानी कि ग्रेड उसका ए प्लस नहीं है, तो क्या वो फेल है? नो, इसके दरम्यान में बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ए ग्रेड है, बहुत सारे ग्रेड्स हैं। तो फिर हम लोग यहां पर कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ की। इफ के बाद जब भी कंडीशन लगते हैं, मल्टीपल कंडीशन जब हम लोगों ने कवर करनी होती है, तो फिर हम लोग इफ के बाद एल्स इफ चलाते हैं। तो मैंने यहां पर चलाया एल्स इफ। एल्स इफ यानी कि अगर इफ की कंडीशन ये आपकी नहीं चली, अगर लेट्स सपोज किसी स्टूडेंट ने अपने मार्क्स एंटर किए, मार्क्स ना तो 90 थे ना 90 से अबव थे, तो फिर क्या होगा, फिर ऑब्वियसली ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्योंकि उसकी अगर लेट्स सपोज मार्क्स है जी, लेट्स सपोज 85,
तो 85 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 पर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो फिर आपका डेफिनेटली देन के बाद वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगा। तो फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट पे, एल्स इफ पे हमने लिखा कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, अगर तो 80 है या 80 से बाव है, जैसे कि 85 के हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो 85 है तो ऑब्वियसली यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, 85 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 पर कंडीशन ट्रू, तो फिर आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, ए ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से एल्स इफ पे वैसे दरमियान में आपका बी ग्रेड भी आता है, लेकिन मैंने वो नहीं लिखा, मैंने क्योंकि जगह कम थी तो मैंने इसको फौरन से बस वाइंड अप करने का किया। आप बेशक इसमें डेफिनेटली वो एल्स इफ एक और लगाएंगे, उस एल्स इफ पे आप लिखोगे मार्क्स या परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70, तो उसका मतलब हो जाएगा कि 70 से लेके वो आपका 79 तक कवर कर देगा, उसमें आप उसको बी ग्रेड दे दो। मैंने एक के बाद डायरेक्ट सी दिया, तो एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, देन आपका प्रिंट क्या हो जाएगा, सी ग्रेड। उसके बाद अगर किसी का सी ग्रेड नहीं है, ए प्लस नहीं है, ए नहीं है, बी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सारी कंडीशंस आपकी क्या हो जाएंगी, फॉल्स। तो फिर एक डिफॉल्ट केस चलता होता है आपका एल्स, एल्स के सामने कंडीशन नहीं आएगी, डायरेक्टली लिख दो एल्स, प्रिंट कर दें जी एफ। ऑब्वियसली किसी का अगर ए ग्रेड नहीं है, ए प्लस नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो वो बंदा क्या है, आपका फेल है, फिर आप उसको फेल कर दोगे। लेकिन लेट्स सपोज अगर पहली ही कंडीशन ट्रू हो जाती, 90 है, तो फिर 90 पे कंडीशन ट्रू हो जाती तो ये ए प्लस चल जाता, तो फिर बाकी के चलेंगे, नो बाकी के नहीं चलेंगे। कोई एक चीज चलनी है, या इफ चलेगा या एल्स इफ चलेगा, कोई भी एक एल्स इफ, या फिर डिफॉल्ट केस में क्या चलेगा, आपका एल्स और आपका एफ ग्रेड प्रिंट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाकी मैंने पेज नंबर लिखे हुए, आप वहां से गाइडलाइंस ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मैं उसकी स्टेटमेंट आपको रीड करके दिखा देता हूं। एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज एल्गोरिदम डिजाइन मेथड्स सच एज फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड। उसने खुद ही बता दिया कि एल्गोरिदम डिजाइन मेथड में हमारे पास दो मेथड है, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, टू सोल्व अ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। इलस्ट्रेट योर एक्सप्लेनेशन विद अ डिटेल्ड एग्जांपल। आप जो है बुक के अकॉर्डिंगली की एग्जांपल उन्होंने दी थी फूड डिलीवरी की एग्जांपल, कि कस्टमर पेज तो उसको डिलीवर कर दे, अदरवाइज उसको जो है वो आप पे डिलीवरी ना करें, उसके लिए फूड डिलीवर आप मत करो। तो पेज नंबर 130 पे जो है आपका ये सारा डिजाइन एल्गोरिदम के दोनों मेथड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप वो लिखोगे, दोनों हेडिंग्स वो एक्सप्लेन करेंगे, देन एक एग्जांपल आप देंगे ये वाली, और उसको आप क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर देंगे। यानी कि इसका आप बेशक इसका फ्लोचार्ट तो बना हुआ है, इसका सूडो कोड भी जो है आप लोग रेडी कर लोगे कि किस तरीके से। डेफिनेटली वही स्टेप्स आपने सारे फॉलो करने हैं, ये एक्टिविटी समझ लीजिए आपके लिए। अगर आप लोगों से सोल्व नहीं होता तो कुछ देर तक इंशाल्लाह आपको उसकी फाइल मिल जाएगी, जो है मैं इसका पीडीएफ एक अपलोड कर दूंगा, उसमें इसको जो है वो सॉर्ट करके या सोल्व करके आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोवाइड एग्जांपल टू स्टेट हाउ कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट फील्ड्स। ये देखिए, ये अब क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन और चंद एक उसकी डिस्क्रिप्शंस आपको पेज नंबर 124 पे मिलेगी, बाकी का आंसर आपको नहीं मिलेगा, वो आपको खुद बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर देखिए लिखा हुआ था हमारे पास प्रॉपर्ली, वहां पर लाइन लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के वो भी दिखा देता हूँ। पेज नंबर है जी ये हमारे पास 124, जिसमें वो कहता था कि this approach can be used in various fields beyond computer science such as biology, mathematics and even daily life। यानी कि उसने कहा था कि कंप्यूटर साइंस के अलावा आप इसको बाकी के फील्ड्स में भी यूटिलाइज करते हो, किसको, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के प्रोसेस को। कंप्यूटेशनल थिंकिंग होता क्या है कि जब हम लोग अपने प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डीकम्पोज करके किसी तरीके से उसको सॉर्ट आउट करके या उसको सिंप्लीफाई करके हम उसको सोल्व करते हैं। एक स्ट्रेटजी है, ये टेक्निक है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है एक कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, बाकी के फील्ड से रिलेटेड भी कोई एक एक एग्जांपल देंगे, वो आपको इंशाल्लाह फाइल के अंदर डाटा मिल जाएगा। आपको बुक के ऊपर इस तरह का डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन से अवॉइड किया जाएगा, जो टू द पॉइंट क्वेश्चन आपको वही दिया जाएगा, लेकिन फिर भी डेफिनेटली हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, इसका कंटेंट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज 125 पे आपको मिलेगा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। ये प्रॉपर्ली अब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली मिल जाएंगे, जैसे कि 125 पे है एक डिकम्पोजिशन का, फिर नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 126 पे मिलेगा, पैटर्न रिकॉग्निशन, साथ में उसकी एग्जांपल देंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन। तो ये तो आपके सारे मेथड है ना, कंप्यूटेशनल की टाइप्स है सारी, हम लोग ये स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं अब किसी भी कंप्यूटेशनल स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने की, या डिकम्पोजिशन को, या हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाला इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एल्गोरिदम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन, एल्गोरिदम, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सारे मेथड्स पढ़े थे कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। तो इनके एग्जैक्टली पेज नंबर लिखे हैं, वहीं से आप कंटेंट लोगे, साथ आप एक एक एग्जांपल जो है वो अपने पास से भी इंगेज कर सकते हो, नथिंग नो इशू। और अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो इसके लिए भी आपको कंटेंट, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारा ही प्रोवाइड कर दूं। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं, डिस्क्राइब व्हाट एन एल्गोरिदम इज एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सॉरी, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी 1 क्लियर हो रहा है, ठीक है जी। ये 127 पे उसका हाफ जो है कंटेंट मिलेगा, कुछ आपको 128 पे मिलेगा।
इसके लिए तो उन्होंने एग्जांपल भी दिया है। एक तो डायग्राम के अंदर वो केक बेकिंग की एग्जांपल है, और नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास एग्जांपल है कि अगर आप लोगों ने वो कोई उन्होंने एक चीज कही थी आपको बनाने के लिए, मैं आपको उसकी भी जो है वो डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बता देता हूँ। प्लांटिंग अ ट्री, तो ट्री प्लांट करने के लिए उसका सारा मेथड उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, वो सारी एग्जांपल आप लिख सकते हो। या फिर 127 पर फिगर 7.3 अगर आप देखें तो उसके ऊपर उन्होंने केक बेक करने की जो है वो एग्जांपल दी थी, उसका एल्गोरिथम भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों में से एक एग्जांपल इनफ है, दोनों देना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 पे मूव करें तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड एज मेथड फॉर एल्गोरिथम डिजाइन। अच्छा जी देखिए, इस क्वेश्चन पे हमने क्या करना है, 138 पे इसका कंटेंट मिलेगा आपको, डिफरेंस का टेबल बना हुआ है, आप पहले तो उनको डिफरेंशिएट कर दे दोनों को, सूडो कोड और फ्लो चार्ट को, और ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन माना जाएगा इस चैप्टर का। अब इसमें वो कह रहा है कि इनके एडवांटेजेस भी बताएं, डिसएडवांटेजेस भी बताएं, तो ये आपको मिलेंगे टॉपिक्स में से, यानी कि अगर आप फ्लोचार्ट की बात करो तो फ्लोचार्ट के टॉपिक में चले तो वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, वही उसके एडवांटेजेस है ना। इसी तरीके से अगर आप बात करो सूडो कोड की, तो सूडो कोड की इंपॉर्टेंस देखें, सूडो कोड के एडवांटेजेस देखें, वही से उसके जो है वो डिसएडवांटेज भी देखें। उन्हीं की बेस पे वो कह रहा है कि आप बताओ कि इसमें से बेहतर कौन सा, जैसे कि उसने एक लाइन लिखी, प्रोवाइड एग्जाम्पल वेयर वन माइट बी प्रेफर्ड ओवर द अदर। कोई एक ऐसी एग्जाम्पल दें जहां पर हम एक को प्रेफर करें। देखिए जी, मैं आपको कोई ऐसी एग्जाम्पल रेफर कर देता हूं। लेट्स सपोज हम लोग फूड डिलीवरी मेथड ही बना रहे हैं, तो फूड डिलीवरी मेथड में अगर आप उसकी डायग्रामेटिकल यानी कि जो उसका पिक्टोरियल फॉर्मेट है, जो उसका फ्लो चार्ट अगर आप वो देखो तो वो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। जबकि उसका सूडो कोड लिखोगे तो आपको इजी लगेगा कि सूडो कोड बनाना उसका इजी था, क्योंकि टेक्सचुअल डाटा को परस्यू करना हमारे लिए इजी होता है। हम जब टेक्सचुअल फॉर्मेट में सारा लिखते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान। इसलिए हम लोग जो है हमेशा सूडो कोड को प्रेफर करते हैं फ्लो चार्ट के ऊपर। फ्लो चार्ट का बेनिफिट देखें, अब यहाँ पर थोड़ा सा सियासी आंसर है कि फ्लो चार्ट भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो कैसे? फ्लो चार्ट हम यूजुअली वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम लोगों को सिंबल्स की फॉर्म में चीज को, यानी कि पिक्टोरियल फॉर्मेट में हमें चीज को रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पे हम लोग फ्लो चार्ट को यूज कर लेंगे। तो फिर दोनों में से बेहतर कौन सा है? अगर आप डेड आंसर चाहते हैं ना कि जी ये डेथ फाइनल आंसर है कि जी हमें कोई एक बताए, तो फिर मैं कहूंगा कि सूडो कोड, ठीक है जी। और ये कोई भी आप में से फील करेगा डेफिनेटली, क्योंकि डायग्रामेटिकल जो बेसिकली फॉर्मेट जब आपने बनाना होता है तो उसमें डिबगिंग प्रोसेस सही होता है। डिबगिंग प्रोसेस में तो वो हमें बहुत असिस्ट करता है, हमें हेल्प करता है एरर्स को निकालने के लिए। लेकिन अगर कोई गलती हमने कर दी बनाते हुए, तो सारे का सारा फ्लो चार्ट आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा। जबकि एल्गोरिथम में क्या है, आपको एक स्टेप जस्ट चेंज करके एडिट करके आप उसका जो है वो निजाम चला सकते हो, वो चीज आप आगे फर्दर लेकर जा सकते हो, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर फ्लो चार्ट में कोई एक सिंबल गलत हो गया तो आपको सारा दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ेगा, और यही उसका ड्रॉबैक है। मैं आपको जब कंटेंट प्रोवाइड करूंगा तो उसमें देखिएगा यही पॉइंट मेंशन होगा कि फ्लो चार्ट का डिसएडवांटेज है कि हमें क्या करना पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए हम फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि भाई आपके पास पेज विड्थ कम पड़ जाता है। अगर आप उसको किसी सॉफ्टवेयर के जरिए से भी बना रहे हो तो आपको डायग्राम्स को आपस में कनेक्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। या फिर क्या होता है कि जी ये बहुत लेंथी मेथड है या बहुत टाइम टेकिंग है, या फिर जब इसमें कोई गलती आती है तो हमें इसको रीड्रॉ करना पड़ता है। ये पॉइंट आप मेंशन करेंगे इसके डिसएडवांटेज के अंदर, किसके अंदर? फ्लो चार्ट के अंदर। और इसी बेस पे हम इसको जो है वो रिजेक्ट करते हैं और सूडो कोड को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ड्राई रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड। हाउ डज परफॉर्मिंग अ ड्राई रन हेल्प इन वैलिडेटिंग द करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिथम। देखिए, ड्राई रन का बेसिकली मकसद ही होता है कि हम लोग अपने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को या सूडो कोड को क्या करें, टेस्ट करें। क्योंकि हम लोग डमी डाटा के ऊपर, टेस्ट डाटा के ऊपर उसको टेस्ट डाटा प्रोवाइड करते हैं और उसको चला कर देखते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो कहाँ पर गलती हमें मिलती है। टेस्ट डाटा प्रोवाइड करेंगे, अगर तो वो टेस्ट डाटा के मुताबिक ठीक से काम करता रहे तो सूटेबल है, ओके, हम उसको क्या करेंगे, परसू करेंगे, हम उसको लेके चलेंगे। लेकिन अगर कहीं पे हमें आंसर मैच नहीं कर रहा, टेस्ट डाटा प्रोवाइड किया लेकिन आंसर ठीक से नहीं आ रहा, तो उसका फायदा क्या हुआ कि आपको करेक्टनेस का अंदाजा हो गया कि यहाँ पर जो है कोई ना कोई इश्यू आ गया, मैंने कोई ना कोई गलती कर दी है, इसलिए हमें अब इसको क्या करना है, चेंज करना है। इसलिए ड्राई रन को इस्तेमाल करने का मकसद ये है। इसका कंटेंट आपको मिल जाएगा पेज नंबर 140 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सिंपल आपको पेज नंबर 143 पे इसका कंटेंट मिल जाएगा। सिंपल थोड़ा सा, व्हाट इज लार्प, उसकी डेफिनेशन और डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस, 3 पॉइंट उसने वहां पे दिए हुए हैं, आप वही तीनों पॉइंट इसके लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डज लार्प एनहांस द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रिंसिपल्स। प्रोवाइड अ सिनेरियो वेयर लार्प कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव एन एल्गोरिथम। देखिए, ये हमें बेसिकली कैसे करता है जी, हाउ डज लार्प एनहांस द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। डेफिनेटली ये हमें हमारे उस नॉलेज को या जो हमारी प्रैक्टिसिंग स्किल है, जो हम लोग एल्गोरिथम को टेस्ट कर रहे हैं, सूडो कोड को टेस्ट कर रहे हैं, फ्लो चार्ट को टेस्ट कर रहे हैं, वहां पे हमें ये बहुत हेल्प करता है। इवन फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए, एल्गोरिथम बनाने के लिए, सूडो कोड बनाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, लार्प इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम
फॉर रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स को। ये हमने सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल करके उसके मैंने स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर किए थे, वहां से हमने इसको क्लियर किया था। लेकिन इसका किसी पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा जो वो डिमांड कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो आपको फाइल के अंदर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको गाइड कर देता हूं। हम लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रूट प्लानिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। रूट प्लानिंग की एग्जांपल कैसे है जी? लेट्स सपोज अगर कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, वो क्या करती है, वो एक पर्टिकुलर रूट को फॉलो करते हुए किसी एक अपने सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पे जाती है। तो उसके अंदर प्रॉपरली आप देख लें कि आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, आप उसका प्रॉपर सूडो कोड जो है वो रेडी कर सकते हो। लेकिन लेट्स सपोज जिस रूट को हम फॉलो कर रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं या ऑब्स्टेकल्स हैं या बहुत सारे जो है वो मसले हैं, इसलिए हम उस रूट को फॉलो फर्दर नहीं करना चाहते। तो फिर हम क्या कोई इसके अलावा बेस्ट ऑप्टिमल आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसका कोई अल्टरनेटिव पाथ ढूंढेंगे, चाहे वो टाइम टेकिंग हो लेकिन उसमें कम से कम ये ऑब्स्टेकल्स ना हो, ये सारी मुश्किलात उसके अंदर कम से कम ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, लार्क का इस्तेमाल करेंगे अपने उस एल्गोरिदम को जो हमने इस चीज के लिए बनाया था उसको इंप्रूव करने के लिए। इंप्रूव करने का क्या मतलब है यहाँ पे भाई? एडिट करने का मतलब आपने एडिट करना है, उसको अपडेट करना है, उसको अंदर कुछ चेंज करना है, चाहे स्टेप्स नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएं, लेकिन हम लोग उसको चेंज करके क्या करेंगे, कोई बेस्ट ऑप्टिमल आंसर अपना फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो हमें बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के दे। इसलिए आप बेशक ये रूट प्लानिंग की एग्जांपल ले लें, आप इसको एक्सप्लोर करें, गूगल पे सर्च करें, चैट जीपीटी से हेल्प ले लें कि रूट प्लानिंग के लिए हम लोगों ने एक एल्गोरिदम बनाया एंड नाउ वी वांट टू एडिट दैट एल्गोरिदम ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट रूट प्लानिंग, यानी कि मुझे बेस्ट रूट प्लानिंग की बेस पे दोबारा से इसको क्या करना है, एडिट करना है। तो वो आपको उसका कंटेंट मिल जाएगा, अदरवाइज फाइल के अंदर इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आप लोग फिर उसको याद कर सकते हो। फिलहाल जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है एटलीस्ट आप वो याद करें, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा लेकिन 2-4 दिन के अंदर अंदर मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह वीडियो के बाद जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दूं। अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक, कंसेप्चुअल चैप्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यानी कि वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को डील करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।